जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल नीट 143 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे मेरे दूसरे या नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का मॉडल पेपर के विषय में चर्चा करते हैं। पार्ट 1 आपके कल आपको मिल गया था, दूसरा आ जाएगा। तो दोस्तों, उसमें हिंदी को क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस घर में 15 लोग, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा दोस्तों क्या विशेषण पूछा है? इस वाक्य में विशेषण पूछा है। इस घर में 15 लोग हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा 15 लोग संख्या है ना, तो संख्या है। हमने बताया था कि जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे परिमाण मतलब नाप तौल की जिसमें गणना की जाए वो परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होगा? नाप तौल, नाप या तौल की जिसमें गणना की जाए। क्या नाप या तौल की जिसमें गणना की जाए वो परिमाणवाचक। गुणवाचक जिसमें गुण और दोष, जिसमें गुण और दोष की व्याख्या की जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक जिसमें संख्याओं की चर्चा की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले देखो, परिमाण मतलब भार, आपने पढ़ा होगा साइंस के को चैप्टर में। अब गुण मतलब गुण दोष, मेन पॉइंट से आपके आंसर निकलेंगे। अब संख्या मतलब संख्यावाचक। अब संख्या यहाँ पर 15 लोग, मतलब आपका विशेषण क्या होगा? इस बार 15 ये कौन सा विशेषण होगा? संख्याएं है ना, तो यहाँ भी संख्यावाचक, तो मतलब आपका आंसर राइट सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 15 लोग संख्या है और ये संख्यावाचक विशेषण को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब व्यक्तिवाचक देखिए दोस्तों, जिसमें व्यक्तियों की चर्चा की जाए, क्या व्यक्तियों की चर्चा की जाए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और फिर चारों आंसर्स के साथ, ऑप्शन आंसर के साथ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है 2। इनमें से कौन दीर्घ संधि नहीं है? दोस्तों, संधियां मैंने जैसे आपको पढ़ाई थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पहचान गए होंगे कौन सी इसमें दीर्घ संधि नहीं है और कौन सी दीर्घ संधि है, ये भी पहचान गए। अगर देखा नहीं तो प्लीज उस वीडियो को देख लो, जिससे डिटेल से आपको देखते ही पहचान लें कि ये दीर्घ संधि है और ये गुण संधि है या वृद्धि संधि, कौन सी संधि है। तो दोस्तों, देखते हैं। तो जैसा हमने आत्मानंद, आत्मानंद हमने बताया था दीर्घ संधि में क्या? बड़ा आ, क्या दीर्घ संधि में क्या बताया था? गुण। मेन पॉइंट समझ लो दीर्घ संधि के लिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। आपको कहीं भी सेंटर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिल जाए, तुरंत देखते ही कह दो क्या है? दीर्घ संधि है। अब इसमें देख लेते हैं, दीर्घ संधि बड़ा आ है, दीर्घ संधि होगा। बड़ी ई है, दीर्घ संधि होगा। धनार्थी बड़ा आ है, दीर्घ संधि होगा। अब ये दोस्तों है, अब ये आपका राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दीर्घ संधि नहीं है। अगर ये दीर्घ संधि नहीं तो कौन सी संधि है? तो दोस्तों, जैसा हमने बताया कि कहीं भी आपको सेंटर में देखते, हम पहचानने की ट्रिक बता चुके, इससे इजी कहीं आपको मिलेगा ही नहीं वीडियो। आप कहीं भी सर्च करेंगे, इससे इजी यही नहीं होगा। तो देखते देखते ही कैसे हमने कहा था, कहीं भी छोटा ए और छोटा ओ आपको मिल जाए, देखते ही मारो क्या? टिक करो उसको। कौन सी संधि की? गुण संधि। क्यों? यहाँ छोटा ए एक मात्रा है, एक मात्रा है मतलब गुण संधि है। अगर छोटा ओ यहाँ होता तब भी गुण संधि होगी। तो दोस्तों, ये गुण संधि का रूल है, ये ट्रिक है, ये दीर्घ संधि की ट्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया? अब दोस्तों, कौन सा आपका राइट आंसर दूसरे का कौन सा होगा? डी होगा। क्यों? ये गुण संधि है और ये तीन जो ऑप्शन है ये हैं कौन से? दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि है। और क्वेश्चन में दीर्घ संधि नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि नहीं है। अब दोस्तों, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर आपने कहा था कि अगर कहीं भी बीच में क्या सेंटर में ता शब्द आधा अधूरा शब्द आ जाए, आधा अधूरा शब्द, तो यड़ संधि होगी। तो कौन सी? यड़ संधि। हमने यड़ संधि का सूत्र बताया था, या वर। या वर मतलब या से
यड़ संधि, या से यड़ संधि, और इसका रूल होता है या वा रा, या वा रा। दोस्तों यड़ संधि है ये। अब या वा रा मतलब हमने कहा था या वा रा के साथ कहीं भी ता शब्द सॉरी ता बल्कि कोई भी आधा शब्द आ जाए, मतलब वहां पे कौन संधि होगी? यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? यावर, या वा रा, यावर, या से यड़, और या से यड़ भी होता है, या से एक रूल होता है यड़ संधि का, या वा रा। तो ये कहीं भी आपको मिल जाए आधा शब्द वो, लेकिन लगा या वा रा कोई एक शब्द के साथ हो आधा अधूरा शब्द, तो वो तुरंत यड़ संधि आप बोल देना बिना हेजिटेशन। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ का विलोम शब्द होगा। अभी हमने दीर्घ संधि बताया, अब दीर्घ का उल्टा अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? विधवा, मुख्य, गौड़, लघु, संकल्प, ऐसे ऑप्शन देखेंगे तुरंत। अगर आपको पता हो तो तुरंत टिक करेंगे। तो दोस्तों दीर्घ का विलोम शब्द अपोजिट क्या होता है? लघु। विलोम का दीर्घ का विलोम शब्द होता है लघु। आपका राइट आंसर सी होगा। कौन सा राइट आंसर? सी होगा। अब दोस्तों अगर उसका दीर्घ का विलोम शब्द सी लघु है तो दोस्तों इन तीनों का भी हम बताएंगे आपको। हमने कहा जैसे ऑप्शन भी हम सब पे आंसर कराएंगे। एक साथ आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? विधवा का क्या होगा? सधवा विलोम शब्द, सधवा। मुख्य का गौड़, फिर संकल्प का विकल्प। अब विकल्प ही आप देख रहे हैं, संकल्प का विकल्प। तो संकल्प का विकल्प ये सभी के अपोजिट लिखे हैं हमने। क्या सभी के अपोजिट लिखे हैं? ये यहाँ पे। और दीर्घ का तो लघु हमने बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची कौन नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची कौन नहीं है? दोस्तों नहीं है घर का पर्यायवाची। दोस्तों आलय ये घर का पर्यायवाची है, धाम भी घर का पर्यायवाची। अमृत, दोस्तों अमृत जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। ये राइट आंसर आपका सी होगा। मकान भी घर का पर्यायवाची। तो दोस्तों अगर अमृत नहीं तो अमृत के पर्यायवाची क्या होंगे? तो दोस्तों अमृत के पर्यायवाची होते हैं क्या? अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमीय, क्या? सुधा, अमीय, फिर क्या? सुधा, अमीय, सोम, पीयूष। क्या? सुधा, अमीय, सोम, पीयूष। ये सब दोस्तों अमृत के पर्यायवाची। ये सब सुधा, अमीय, सोम, पीयूष ये सब दोस्तों अमृत के पर्यायवाची। तो घर के पर्यायवाची आलय, धाम, मकान ये सब दोस्तों घर के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये भी आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 5। क्या? क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से सूरदास की रचना नहीं है। दोस्तों सूरदास की रचनाएं जो हैं यूपी बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, नागलीला, भूषण उल्लास, साहित्य लहरी। तो दोस्तों अगर आपने ट्रिक पढ़ी होंगी हमारी रचनाओं की तो आपने समझ गए होंगे कि कौन सी सूरदास की रचना नहीं है। इसमें क्या सूरदास की रचना नहीं है? अगर नहीं पढ़ी होगी तो नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने वैसे ट्रिक एक बताई थी सूरदास की, क्या बताएं या नहीं आपको? चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। ये ट्रिक आपको उस वीडियो से ही देखना पड़ेगा हमने क्या बताई है रचनाओं में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है ट्रिक? ट्रिक नहीं सॉरी, हम बताएंगे ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा और कौन सी रचना किसकी है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सूरदास की रचना नहीं है। दोस्तों 3 इसमें सूरदास की रचनाएं होंगी, एक जो है नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं कौन सी। सूरसागर हमने बताया था, ये भी बताया था ट्रिक में कि सूरदास की रचनाएं अधिकतर सूर से ही स्टार्ट होती हैं ज्यादातर। तो इनकी सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, तो ये सब दोस्तों सूरदास की रचनाएं होती है। ट्रिक जानना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा मेरा वो। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों सूरदास की रचना नहीं, सूरसागर दोस्तों सूरदास की रचना है। फिर नागलीला ये भी सूरदास की रचना है। गोवर्धन लीला ये भी सूरदास की रचना है तो कौन सी रचना है? साहित्य लहरी ये भी सूरदास की रचना है। अब दोस्तों भूषण उल्लास आपका राइट आंसर सी होगा। अब ये भूषण उल्लास है, ये किसकी रचना है? दोस्तों इसकी भी ट्रिक हमने बताई है यूट्यूब पर आपको।
अगर आपने ये भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं पता। तो दोस्तों ये भूषण उल्लास है। और भूषण भी ऐसे राइटर हैं जो जिनकी अधिकतर रचनाएं जो है भूषण से स्टार्ट होती है। भूषण उल्लास, भूषण दूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, दोस्तों ये सभी किसकी रचना है? भूषण की। तो इसके राइटर कौन से होंगे? भूषण के। भूषण उल्लास के राइटर है भूषण। कौन है? भूषण। भूषण उल्लास के राइटर है भूषण। और ये आपका राइट आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि ये सूरदास की रचना है। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन विद आंसर सभी ऑप्शंस के समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अब अपने हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमने हिंदी के 5 क्वेश्चंस देखे थे, अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किसने अकबर की, क्या इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? क्या दोस्तों ये आपके 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन है कि इसमें से किसने अकबर की, अकबर सम्राट जो मुगल सम्राट था उसकी धार्मिक नीति, कौन सी नीति? धार्मिक नीति की आलोचना या बुराई की थी। तो दोस्तों कौन सा राइटर था देखते हैं आप लोग। तो दोस्तों अब्दुल फजल, बदायूं, फैजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूं ने। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों ये जो था कौन? बदायूं, इसका पूरा नाम क्या था? दोस्तों इसका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूं था। का अब्दुल कादिर बदायूं। अकबर ये जो दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूं। अब बदायूं का पूरा नाम क्या था? तो बदायूं का पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूं था। और दोस्तों उसने एक बुक भी लिखी थी। क्या? उसने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था मुंतखब। क्या नाम था? मुंतखब। फिर उत। तो दोस्तों ये जो कौन सा? अब्दुल कादिर बदायूं। सॉरी इसका नेम कुछ अजीब है, इसलिए कुछ ऐसा इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि इसका नाम क्या? अब्दुल कादिर बदायूं था। इसने पुस्तक लिखी थी कौन? मुंतकक उत तवारीख। तवा वाला तवा है, समझ रहे हो आप? क्या इसने पुस्तक कौन से लिखी थी? मुंतक उत तवारीख। अब दोस्तों क्या थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी किसने? बदायूं ने। उसका पूरा नाम क्या था? अब्दुल कादिर बदायूं। और दोस्तों उसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो दोस्तों उसने पुस्तक लिखी थी मुंतक उत तवारीख। क्या? मुंतक उत तवारीख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों पहला राइट आंसर है, सॉरी पहला ऑप्शन है लियाकत अली खान। क्या? लियाकत अली खान। और दूसरा है सर सैयद अली खान। और तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर कौन सा होगा? बदरुद्दीन तैयब। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम मुसलमान थे जो बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो दोस्तों ये कहाँ? मद्रास में हुआ था। उसकी प्रथम बार मुसलमान अध्यक्षता की थी। उस मुसलमान का नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? क्या? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष। दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? घोड़ा जो होता है उसके अवशेष, मतलब
हड्डियां उड्डियां कहाँ पे मिली थी घोड़े की? तो दोस्तों बनावली पहला ऑप्शन है, दूसरा है चनहूदड़े, और तीसरा है सुतका गिंडोर, और चौथा है सुरकोटदा। तो दोस्तों कहाँ मिले थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। और ये घोड़े के दांत कहाँ से मिले थे? घोड़े के दांत दोस्तों कहाँ से मिले थे? लोथल एवं मोहनजोदड़ो। दोस्तों घोड़ों के दांत जो होते हैं लोथल एवं मोहनजोदड़ो से मिले थे, और हड्डियां ये सुरकोटदा से मिली थी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आंसर के साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड से लेकर अपने कंपटीशन एग्जाम से जितने भी होते हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? और कब की थी इन्होंने? 1875 ईस्वी में। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती है जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित थे। उस पुस्तक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? क्या दोस्तों? भक्ति आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन था उनमें से दोस्तों ये भी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो तो एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। जैसे हमने बताया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन था, उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? रामानंद को। किस शताब्दी में ये घटना हुई थी या ऐसा इंसिडेंट हुआ था? तो दोस्तों ये 15वीं शताब्दी में। कौन सी? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। और दोस्तों इनके रामानंद थे, जो इनके गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य। क्या? रामानुजाचार्य इनके गुरु का नाम था। तो दोस्तों ये जो इनके गुरु रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानुजाचार्य। और ये दोस्तों ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में कब लाए थे? 15वीं शताब्दी में। कौन थे लाने वाले? रामानंद। और दोस्तों ये जो इनके गुरु थे रामानुजाचार्य, इन्होंने विष्णु के अवतार, क्या? विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। क्या दोस्तों? दोस्तों रामानुजा, ये जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और ये इंसिडेंट कब हुआ था? ये ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 15वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं शताब्दी, सॉरी यहाँ होगा 15वीं शताब्दी में। और इनके रामानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य। दोस्तों रामानुजाचार्य थे, ये विष्णु के अवतार राम की उपासना पर विशेष जोर दिया या बल दिया। उसका प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत किया। किसने? रामानुजाचार्य ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बहुत बल दिया, इसका प्रचार जोरों शोरों से किया। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे विद फैक्ट्स। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ, जो होंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन।
तो दोस्तों देखते हैं उन वीडियोज को भी। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ 5 क्वेश्चंस के साथ ज्योग्राफी के। तो दोस्तों देखते हैं इनको 5 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों मिट्टी का कटाव जो होता है, जैसे पानी के बहाव से जो मिट्टी कटती है, वो किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक कटती है। तो दोस्तों वो कौन सी मिट्टी आपको बताना है कि जिससे मिट्टी जल्दी कट जाती है पानी के बहाव से। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सिल्ट मिट्टी, मटियार, दूसरा ऑप्शन है मटियार दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है बलुई मिट्टी, तो चौथा ऑप्शन है उपरयुक्त सभी। तो दोस्तों मिट्टी का कटाव किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होता है, आपको क्वेश्चन बताना है। तो दोस्तों मिट्टी का सर्वाधिक कटाव मटियार दोमट मिट्टी में होता है। किसमें होता है? मटियार दोमट मिट्टी में। और सिल्ट मिट्टी और बलुई मिट्टी, ये दोनों मटियार दोमट मिट्टी के भाग हैं। मतलब इसके मटियार दोमट मिट्टी के अंतर्गत ही ये दोनों इसके भाग हैं। और ये लगभग इसमें कितने होते हैं कण इसके? ये 20% होता है और बलुई मिट्टी 40% होती है। इसमें और 60% मटियार दोमट मिट्टी होती है। मतलब ये दोनों इसके बलुई मिट्टी और सिल्ट मिट्टी, ये दोनों किसके भाग हैं? मटियार दोमट मिट्टी। मतलब ये सेम ही हुई। मतलब मिट्टी का कटाव किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, तीनों में होता है। जब एक ही है तीनों, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी दोनों मटियार दोमट मिट्टी के भाग हैं, कण इसमें मिले होते दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम किसके उदाहरण हैं। दोस्तों आपको बताना है मशरूम किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों मशरूम किसके उदाहरण? एक पहला ऑप्शन वायरस विषाणु के, लाइकेन सैक के, नंबर 3 फंजाई कवक के, नंबर 4 डी बैक्टीरिया जीवाणुओं के। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी होगा, फंजाई कवक के। क्या फंजाई कवक है? अब दोस्तों ये मशरूम कितनी इसकी प्रजातियां होती? दोस्तों इसकी प्रजातियां लगभग 2000 होती हैं। कितनी इसकी प्रजातियां होती हैं? 2000 होती है। उसमें खाने योग्य कितनी प्रजातियां होती हैं? तो दोस्तों उसमें खाने योग्य केवल 25 प्रजातियां। क्या? 2000 में से केवल खाने योग्य 25 प्रजातियां कवक प्रकार की होती। ये मृतोपजीवी होता है दोस्तों। ये कवक जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। कैसे? मृतोपजीवी कवक। ये फंजाई जो कवक होता है मशरूम, ये मृतोपजीवी होता है और इसकी लगभग कवक की 25,000 जातियां पाई जाती। कितनी? 25,000 नहीं सॉरी 2000 जातियां पाई जाती है। उसमें 25 क्या प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जो खाई जाती हैं। तो दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर, इसका मतलब कौन सा होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि ये कवक है। मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम कवक फंजाई के उदाहरण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है धान जो उत्पादन होता है ये इसमें विश्व में, क्या संसार है मतलब विश्व में, संसार मतलब विश्व में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है। तो दोस्तों धान उत्पादन में जैसा कि पता है, आप सभी को पता होगा कि धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। किसका? भारत का दूसरा स्थान है। काहे का? धान उत्पादन में जो दोस्तों धान विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, उसमें भारत दूसरे नंबर पर देश है जो धान सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। तो पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? आपका पहला नंबर ए है चीन। चीन दोस्तों प्रथम स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा विश्व में या संसार में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कौन करता है? चीन। उसके बाद कौन करता है? भारत। तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? क्या? किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि नहीं, बहुत सही है दोस्तों। ये क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मत के जो मत होता है अपना वोट, उसके लिए मतलब जागरूकता दिवस, ये कह सकते हैं जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को।
क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में स्टार्ट हुआ था। कब से राष्ट्रीय मतदाता जाना प्रारंभ किया गया था, मतलब ये 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। फिर दोस्तों ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी। और ये किसके द्वारा? यह निर्वाचन आयोग, यह दिवस निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। दोस्तों ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2011 से प्रारंभ हुआ था मनाना। अब ये सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों आपको ये भी आंसर समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। अब दोस्तों इलाहाबाद का इस टाइम नाम क्या है? तो दोस्तों इलाहाबाद का योगी सरकार ने नाम बदल कर क्या रख दिया है? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। दोस्तों ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों कर दिया? क्योंकि ये इलाही ये सब मुसलमान का दिया हुआ है, एक मुस्लिम सम्राट का दिया, इसीलिए योगी सरकार ने इस इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको हमें लगता है ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह है। क्या दोस्तों? भारत का राज चिन्ह है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शंस को, तिरंगा, वंदे मातरम, अशोक के सिंह स्तंभ, जन गण मन। क्या? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या राइट आंसर सी होगा? दोस्तों भारत का राज चिन्ह है अशोक के सिंह स्तंभ। जो अशोक की जो लाट होती है उसमें जो सिंह स्तंभ है वो भारत का राज चिन्ह है। क्या है? भारत का राज चिन्ह है, अशोक मौर्य के द्वारा दिया गया हुआ है। किसके द्वारा? अशोक मौर्य के द्वारा। अशोक मौर्य कौन थे दोस्तों? ये एक चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन? चक्रवर्ती सम्राट, जो इनके जैसा कोई सम्राट ना हुआ है ना अब होगा। अब होगा तो बिल्कुल नहीं, हुआ तो हुआ है नहीं, तो दोस्तों होगा नहीं। क्यों होगा? क्यों नहीं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसी करके। तो दोस्तों अगला इसमें दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब भारत का राज चिन्ह क्या? अशोक के सिंह स्तंभ। फिर तिरंगा क्या है? ये दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है। क्या? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और वंदे मातरम दोस्तों ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। फिर जन गण मन, ये क्या है? ये दोस्तों राष्ट्रगान है भारत का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1947 की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा या सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन 1948 की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन 1949 है। तो दोस्तों संविधान सभा, दोस्तों मेन पॉइंट क्या है? संविधान सभा का गठन किस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर या द्वारा हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946, क्या 1946 की सिफारिश पर हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है। क्या संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है? निर्वाचन तथा व्यवस्था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन व्यवस्था तथा निर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन तथा आपात उपबंध, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या होगा? 15वां भाग का विषय निर्वाचन है, तो 18वां भाग का विषय आपन। इसका मतलब आपका राइट आंसर सी होगा। क्या?
राइट आंसर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि निर्वाचन का है जो विषय, 15वां भाग में निर्वाचन आता है, 18वां भाग में आपात उपबंध आता है, इसलिए संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय निर्वाचन तथा आपात उपबंध होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? क्या नए राज्य दोस्तों बनाए जाते हैं या उनकी स्थापना की शक्ति जो है प्रदान किस अनुच्छेद में की गई है देखना है। अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 11 में। तो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किसमें? अनुच्छेद 2 में। क्या? अनुच्छेद 2 में। आंसर नंबर सी 2, ये सी का अनुच्छेद नंबर 2 राइट होगा। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद नंबर 2 में प्राप्त की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की? दोस्तों भारत की जो नागरिकता है वो किसके द्वारा या कैसे प्राप्त की जाती है? वो कौन कौन सी क्वालिटीज या फॉर्मेलिटीज अदा करनी पड़ती हैं जिसके द्वारा आप भारतीय नागरिकता या भारत के नागरिक बन सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी है। क्या है ट्रिक? जब दोस्तों ये ट्रिक इससे रिलेटेड है कि इसमें ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। क्या है ट्रिक? जब पूंजी देश में आया। क्या? जब पूंजी देश में आया। तो दोस्तों जब मतलब जन्म से, जब मतलब जन्म से, जा मतलब जन्म से, अब्बा मतलब वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, जा मतलब जन्म से और बा मतलब वंश के आधार पर। फिर क्या आता है? पूंजी मतलब पंजीकरण द्वारा। क्या? पंजीकरण द्वारा। फिर देश से मतलब देशीयकरण द्वारा, फिर आपका है में आया मतलब समाया, में आया मतलब समाया, और समाया मतलब क्षेत्र समा। क्या? क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। अब दोस्तों क्या है? जन्म से वंश के आधार पर, क्या? जन्म से वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि जन्म से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी होता है वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, और देश में देशीकरण द्वारा, और में आया समाया क्षेत्र समष्टि द्वारा। अब दोस्तों ये नागरिकता जो किस अनुच्छेद या भाग में पाई जाती है, ये इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद या भाग में इसकी चर्चा की गई? तो भाग 2, क्या? भाग 2 अनुच्छेद, क्या? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। क्या दोस्तों? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आप याद कर लेना। कौन सी? जब पूंजी देश में आया, जा मतलब जन्म के आधार पर, बा मतलब वंश के आधार पर, और पूंजी मतलब पंजीकरण द्वारा, देश मतलब देशीकरण द्वारा, में आया मतलब क्षेत्र समष्टि द्वारा। तो दोस्तों हमें लगता है ये आप ट्रिक भी याद हो गई होगी, और ये ऑप्शन और क्वेश्चंस भी जितने सारे याद कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पार्ट 2
तो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब दोस्तों ये नहीं सोचना कि हम वीडियो शेयर करने के दूसरा नॉलेज है, दूसरे की ट्रिक पता चल जाएगी, उसको हमसे नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचते। क्यों ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि अगर आप उनको एक बेस्ट ट्रिक दोगे तो शायद उनके पास भी कोई कहीं से उन्होंने अलग से पढ़ा हो कोई अच्छी सी ट्रिक जो आपके काम आ सकती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और उसका भी, आपके फ्रेंड का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।